कक्षा 12 के बच्चों के लिए आज हमारा प्रस्तुत पाठ है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी द्वारा लिखित निबंध भाषा और आधुनिकता। सबसे पहले मैं पाठ का परिचय दूं आपको, उसके बाद मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगा और उसके बाद इसकी प्रमुख व्याख्या बताऊंगा। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जैसा कि आप जानते हैं, जीवनी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि वो दक्षिण भारत के निवासी थे। आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय में वो हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे और उन्होंने भाषा और आधुनिकता को एक विचार प्रधान निबंध के रूप में प्रस्तुत किया है। इस निबंध में प्रोफेसर रेड्डी ने भाषा को आधुनिकता प्रदान करने वाले कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए हैं। किसी भी भाषा, कोई भी भाषा कैसे समृद्ध रहे, कैसे जीवित रहे, उसके बारे में बताया है। भाषा में आधुनिकता का अर्थ भाषा में प्राचीन काल से प्रचलित शब्द, शब्द रचना, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के साथ इसके नए रूप एवं नए प्रयोग समाहित करने से है। भाषा में रमणीयता के लिए नूतनता का प्रयोग आवश्यक है। इस पाठ में लेखक कहना चाहता है कि जो हमारी भाषा है उसमें रमणीयता होनी चाहिए, उसको पढ़ कर के आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। क्योंकि यदि हम किसी भाषा को पढ़ेंगे और उसमें हमें आनंद नहीं आएगा तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा कि हम उदासीन हो जाएंगे उसके प्रति और वो भाषा धीरे धीरे आम आदमी की भाषा नहीं रह जाएगी। लेखक कहता है कि सरकारी प्रयत्न, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रयत्न एवं साहित्यकारों के प्रयत्न भाषा को आधुनिकता प्रदान करने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर भाषा को नवीन बनाए रखने का प्रयास जारी रखना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता, अब लेखक क्या कहता है, पाठ शुरू हो रहा है। अब लेखक कहता है कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। ये लाइन जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी व्याख्या भी आ जाती है। क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए, रमणीयता का मतलब है रमणीय बनाना, अर्थात रमण करने के योग्य बनाना, यानी कि आनंद की अनुभूति जिस काम में हो उसे हम रमणीय कहते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने बिस्तर पर जा रहे हैं रात को सोने के लिए और बिस्तर में जो है मिट्टी लगी हुई है या उस पर जो है उस पर सलवटें पड़ी हुई हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर उसे बिना सही करे सो जाएंगे तो आपको अच्छी नींद भी नहीं आएगी। तो वो यही कह रहा है कि नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है हमारे हर चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में। कह रहा है राइटर, किसी भी क्षेत्र में कहता है कि अगर आपको रमणीयता चाहिए तो नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। पुरानी चीज़ों को बार बार वो उससे करने से कुछ भी नहीं होगा, आपको हमेशा नवीनता की आवश्यकता होगी। इसी को दृष्टि में रखकर ही महाकवि माघ ने कहा होगा, क्या कहा है, क्षणे क्षणे यन्यवतामुपेति तद्वे रूपम रमणीयतः। क्या मतलब है, इसका अर्थ यहाँ पर लेखक कहता है रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सृजक की मौलिक उपाधि की प्रमाणिकता को सूचित करती है। इसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से झगड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों, शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। यानी कि जिस तरीके से अगर समाज में परिवर्तन नहीं होगा तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा ही लेखक कहना चाहता है कि अगर भाषा में परिवर्तन नहीं होंगे तो भाषा भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। यानी कि लेखक का कहना है कि मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग, जो कि समय के साथ बदलता रहता है, हमें भाषा में भी करना पड़ेगा। भाषा को रमणीय बनाना पड़ेगा, भाषा को इतना पवित्र बनाना पड़ेगा, इतना अच्छा बनाना पड़ेगा कि लोग उसकी ओर आकर्षित हों। इसकी उपयोगिता की सार्थकता समसामयिकता, सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संलिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है। लेखक का यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट मत है
कि यदि किसी भाषा को जीवित रहना है, किसी भाषा को आगे बढ़ना है, तो उसमें नए विचारों एवं भावों को स्वीकार करने, नए विचारों को अपने अंदर समावेशित करने, नए शब्दों को अपने अंदर समावेशित करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे लेखक क्या कहता है, भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। ये भी एक लाइन आ जाती है इसका व्याख्या करने के लिए। देखिए, छोटी सी बात है, लेखक ने लिख दिया कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। म्यूजियम में क्या चीज़ रखी जाती है? म्यूजियम में वो चीज़ें रखी जाती हैं जो पुरानी हो गई या एक्सपायर हो गई, वो सब चीज़ें म्यूजियम में पड़ी रहती है। तो लेखक कहता है कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, बल्कि क्या है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गत है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण करके चलने वाली है। अब आप देखिए, संस्कृत भाषा है हमारी। संस्कृत भाषा में क्या है कि ना तो नए शब्दों का समावेश हुआ, क्लिष्टता कम नहीं हुई, आम आदमी की भाषा से संस्कृत दूर होती चली गई। संस्कृत भाषा अपने आप में एक विशिष्ट भाषा है। संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत का जो व्याकरण है वो वैज्ञानिक है, लेकिन आम आदमी अपने दैनिक बोलचाल में, अपने दैनिक प्रयोग में उसका प्रयोग नहीं कर रहा है। आप जानते हैं क्यों? इसका रीज़न ही यहाँ पर प्रस्तुत पंक्तियों में डॉक्टर जी सुंदर रेड्डी जी ने बताया कि वहाँ पर क्या हुआ, संस्कृत क्यों इस हालत में पहुँच गई। क्योंकि संस्कृत ने नवीन चीज़ों को अपने अंदर समाहित नहीं किया, रिजिड हो गई वो। आगे लेखक कहता है, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। देखिए कितनी बड़ी बात लेखक कहता है कि भाषा संस्कृति का अटूट अंग है। तमिल भाषा भाषी को देखो आप, तेलुगु भाषा भाषी को देखो, हिंदी भाषा भाषी को देखो, आपको हर एक जगह का अलग अलग वातावरण मिलेगा, अलग अलग खान पान मिलेगा। अलग जहाँ जहाँ भाषा अलग हो जाती है, वहाँ आप देखोगे कि उनका जीने का तरीका, उनका खाने पीने का तरीका, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का तरीका, वो सब कुछ बदलता चला जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। लेखक कहता है कि संस्कृति तो गतिशील है, लेकिन अगर आपने भाषा को वहीं रोक दिया तो भाषा संस्कृति के साथ कदम ताल नहीं मिला पाएगी, और क्या होगा, भाषा पिछड़ जाएगी। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याय नहीं है। तो लेखक क्या कहता है यहाँ पर? लेखक इन पंक्तियों में कहता है कि विचारों और आविष्कारों के प्रभाव के कारण, कि जिस प्रकार से हमारे जो वैज्ञानिक हैं जो नई नई चीज़ों की खोज कर रहे हैं, ऐसा ही हमें साहित्य और भाषा के संदर्भ में भी नए नए प्रयोग करने की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई नई भावी योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। तो ये सब बातें मैंने आपको बताई। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 में 3 पार्ट में हम इस पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।